आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर जनरल बाजवा के हवाले से है और मुल्क से वो क्यों गायब हैं, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और एक तरफ जनरल बाजवा के ससुर इतने ताकतवर थे और दूसरी तरफ हमारे शहदा का खून, ये कहानी क्या है, इसका भी मुकम्मल जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और आज राय साहब, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसे सिफर होते हुए देखा, जमीन बोस होते हुए देखा, रेत की दीवार साबित हुआ। जनरल बाजवा सहूलतकारी करते रहे और किस तरह से सहूलतकारी हुई, नून लीग के अंदर से आवाज आ रही है और लोग जनरल बाजवा को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या जतन इस वक्त किए जा रहे हैं, इसका भी जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर अलीमा खान ने राय साहब एक खत लिखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और खान साहब के मुकदमात और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो दीगर बेंचेस बनाए गए, इसमें किस तरह से सहूलतकारी की जा रही है। अब तो लफ्ज राय साहब जुबान से फिसलता नहीं बल्कि खुद ब खुद निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक सहूलतकार इदारा है जो सहूलतकारी कर रहा है। ये सहूलतकारी क्या है, इसका भी एक जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। लेकिन राय साहब, आपने देखा कि जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें पाकिस्तान के अंदर ये हो रही हैं और बरमला की जा रही हैं, कोई इसके अंदर पर्दा नहीं रहा। और लोग बार बार ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के हालात को खराब करने में, पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने में, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ पिछले 3 बरसों में जो कुछ हुआ, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने के बाद, ये सब जिम्मेदारी जनरल बाजवा के कंधों पर पड़ती है। जनरल बाजवा पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक ऐसे जनरल के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और अब इसके ऊपर बहस भी हो रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर जब उनके करीबी मित्र, बहुत ही करीबी दोस्त कहें या एक बड़ा गहरा ताल्लुक है इनका, जनरल फैज का और इनका, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके साथियों तक को, 2 ब्रिगेडियर्स को और 1 कर्नल को उठा लिया गया है और मजीद गिरफ्तारियां भी राय साहब हुई हैं और मजीद फौजियों को भी, इन्होंने रिटायर्ड फौजियों को अपनी तहवील में लिया। कराची के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे वक्त में सवाल ये था कि फैज हमीद के साथ जो कुछ हुआ, जनरल बाजवा के कमांड में वो काम कर रहे थे, उनके कहने पर सब कुछ होता था, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अगर इनको नहीं मालूम था तो ये कैसे हो सकता है कि इनको ना मालूम हो? अब एक खबर ये थी कि कार्रवाई की वजह से मुल्क में नहीं है। अब इसके ऊपर एक रिपोर्ट राय साहब आई है और इसमें जो दावे किए गए, इसमें क्या कहा गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैलाई गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुमान से वो सोशल मीडिया पोस्ट सरासर जाली है, जिसमें जनरल बाजवा के खिलाफ मुमकिना तौर पर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जैसी कार्रवाई की बात की गई। क्यास किया गया जनरल फैज की गिरफ्तारी के पस मंजर में जनरल बाजवा की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई और मुमकिना तौर पर उनके खिलाफ मुस्तकबिल में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा। फिर यह भी दावा किया गया कि जनरल बाजवा ने बगैर किसी तबसरे के इजाफी तैनात करदा सिक्योरिटी को खामोशी से कबूल कर लिया। जराए ये भी कहते हैं कि ये बातें सरासर गलत हैं। जराए से ये भी मालूम हुआ कि जनरल बाजवा दुबई में हैं और आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान आएंगे। कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट को रिटायर्ड फौजी अफसर से शेयर किया गया जो बैरून मुल्क मुकीम है और फौजी मुखालिफ मुहिम्मात चलाने के लिए पहचाना जाता है। इस रिटायर्ड फौजी अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बगावत पर उकसाने के जुर्म में 14 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पाकिस्तानी आर्मी एक्ट 1952 के तहत सजा सुनाई गई और इन पर फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने और जासूसी से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात के खिलाफ वर्जी और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के खिलाफ इक़दाम करने का भी इल्ज़ाम था। राय साहब, ये एक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन सवाल वही है, जनरल बाजवा, कोर्ट मार्शल, कार्रवाई कुछ होगी? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी इनफरादी हैसियत में सब कुछ कर रहा था, क्योंकि राय साहब अगर एक बयानिया फैज हमीद के खिलाफ था तो फैज हमीद ने भी कुछ कॉलम्स के अंदर, अब तो ये बात आ गई है और इसे छप चुकी है पाकिस्तान के अखबारात के अंदर कि नवाज शरीफ को तबी सहूलतियात देने में जनरल फैज हमीद का बाकायदा किरदार था, इस्टेब्लिशमेंट का एक हाथ था।
अगर वो फैसिलिटेट इनको कर रहे थे तो जनरल बाजवा भी उनके साथ साथ थे। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्माहिद होनी थी, नहीं हुई। और ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये सब कुछ जो है अदालतों ने किया हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील हुई होगी। तो ये बयानिया नहीं है, ये हकीकत है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई और जनरल बाजवा कोई क्रेडिट नहीं जाएगा? क्या वो इस क्रेडिट से महरूम रहेंगे कि उन्होंने भी पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ जो कुछ किया इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, या फिर सियासत में मुदाखलत वाला जो मामला है इनके हवाले से भी उठाया जाए? क्योंकि राय साहब, मुतादिद ऐसे इंटरव्यूज मौजूद हैं जिनका जो छपे, जिनके बारे में लोगों ने वीलॉग्स किए, सुमोटो भी लिया गया कि वो सियासत के हवाले से बातें कर रहे थे, लेकिन इनका सियासत के अंदर मुदाखलत वाला जो मामला है इसको हाईलाइट इस तरह से नहीं किया गया जिस तरह जनरल फैज हमीद के हवाले से कार्रवाई की गई है। देखें आशफी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें हैं, क्योंकि एक हैपनिंग हुई है GHQ में, उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं, लेकिन एक मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर हुई, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर हुई, इसमें ये दावा किया गया कि जिस तरीके से जनाब फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया था, और जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक आम तासुर ये भी है कि चूँकि शरीफ ख़ानदान की उनके साथ बहुत मुखासमत थी, उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और अगर उनके शवाहिद मौजूद हैं तो ज़रूर हर सूरत में जनाब फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक अलग से आम तासुर जो कि एक हकीकत भी है कि शरीफ ख़ानदान की उनसे ज़ाती मुखासमत भी थी। तो इस सिचुएशन में शरीफ ख़ानदान के कुछ लोग और ख्वाजा आसिफ ये बार बार इस किस्म के जारहाना बयानात दे रहे थे कि जिससे ये लगता था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या फौजी क़यादत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी उसी किस्म की कार्रवाई की जाए जिस किस्म की कार्रवाई जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ की गई। लेकिन शरीफ ख़ानदान खुद सामने नहीं आना चाहता था खुलकर, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए तो इस सूरत में जनरल बाजवा ने उनके साथ जो डील की इसका पूरा कच्चा चट्ठा खोल देंगे। इसलिए ख्वाजा आसिफ जैसे जो हरकारें हैं इनको लॉन्च करवाया गया, और इन्होंने कई प्रोग्राम्स में पिछले 3-4 दिन में बार बार ये कहा कि जनरल बाजवा भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और जनरल बाजवा के ससुर और जनरल फैज़ हमीद मुझे भी मिले थे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए, मार्शल लॉ की धमकियां भी देते रहे हमें, और बाद में मुझे भी उन्होंने गालियां भी दी और धमकियां भी दी। तो इस सिचुएशन में ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश कर रही थी। इसमें ये कहा गया कि जनाब बाजवा को उनके घर पर कैद कर दिया गया है और दर्जनों फौजी उनके घर के अतराफ तैनात कर दिए गए हैं। जनाब बाजवा ने भी इस कैद को मंजूर कर लिया है। इस मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतल्लिक ये दावा किया गया और ये कहा गया कि इनका भी अब कोर्ट मार्शल होगा। तो द न्यूज़ में जो खबर छपी है उसमें यह भी कहा गया कि ISPR से जब जनाब बाजवा के खिलाफ किसी कार्रवाई के मुतल्लिक बात की गई तो ISPR ने इसका जवाब नहीं दिया। यानी ISPR ने यह भी नहीं कहा कि कार्रवाई होगी और यह भी नहीं कहा कि कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहा गया कि ये जो मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, और इस बात की कम से कम तस्दीक की गई कि जनाब बाजवा जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, जनाब बाजवा दुबई में है। अब दुबई में सब जानते हैं कि इनका जो पूरा टब्बर है इसने दुबई में अपना कारोबार बनाया है। इनके बेटे का भी कारोबार है, इनके समधी का भी कारोबार है, और पाकिस्तान में तो गद्दारी के फतवे जारी किए जाते हैं, लेकिन बाजवा साहब जो हैं ये अक्सर अब दुबई पाए जाते हैं। कभी कभी जो है ये पाकिस्तान के दौरे पर वापस आते हैं, जो कि लोगों को पाकिस्तानियत और इसी तरह गद्दारी के फतवे जो हैं अपने दौर में बांटते रहे। बहरहाल अब इस पूरी सिचुएशन में जनाब बाजवा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई होगी, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जवाब है कि 100% होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की मर्जी और मंशा के बगैर, जनाब बाजवा की मर्जी और मंशा के बगैर जनाब फैज़ हमीद के लिए कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि ना तो वो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर करप्शन कर सकते थे,
ना वो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGISI के तौर पर अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो भी नहीं कर सकते थे। और इसी तरह जनाब बाजवा के मुतल्लिक वीडियो एविडेंस ये भी सामने आ गया है कि जनाब बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आसिफ मुनीर की तकर्री भी रुकवाने की कोशिश की। अब जो हमने GHQ में एक इवेंट हुआ है जिसकी हमने बात की कि एक हैपनिंग हुई है, तो आर्मी चीफ जनाब आसिफ मुनीर ने कुछ साबिक आर्मी चीफ्स को मदऊ किया GHQ में, और वहाँ पे जनरल राहिल शरीफ भी थे, इसी तरह जनरल अशफाक परवेज कियानी भी थे, जिनको एक फिलासफर आर्मी चीफ और एक थिंकर आर्मी चीफ कहा जाता था। अगरचे उनके अपने भाई कामरान कियानी जो है वो मैसिव फाइनेंशियल करप्शन में मुलविस थे, वो इश्तिहारी भी करार पाए। तो बहरहाल उनको भी GHQ में बुलाया गया, जनरल कियानी को भी, इसी तरह बाकी जो आर्मी चीफ थे साबिक वो भी GHQ में आए। लेकिन यहाँ पे जनाब बाजवा मिसिंग थे और जनाब बाजवा इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। यहाँ से कुछ क्यास आराइयों ने जन्म लिया कि जनाब बाजवा को क्या आर्मी चीफ जनाब आसिफ मुनीर ने मदऊ करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो इतने अनपॉपुलर भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद भी रखी थी, और उनके साथ जुड़ा हुआ कोई भी शख्स जो है उसके लिए ये अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है कि उनकी प्रेजेंस जो है वो किसी की महफिल में हो। तो ये क्या सराइयां नहीं, वो ये था ना कि अगर वो आ जाते तो मैसेज तो ये भी जाना था ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, और यहाँ सब अच्छे की बात है, और ना बुलाकर भी एक मैसेज गया कि कार्रवाई शायद हो जाए। दोनों मैसेज राय साहब के हैं जी। इसी वजह से ये दोनों जो मैसेजेस गए हैं, इसकी वजह से ये क्या सराइयां शुरू हुई कि क्या जनाब बाजवा को बुलाया नहीं गया, और क्या जनाब बाजवा को बुलाया गया तो वो आए क्यों नहीं। दुबई तो हाशमी साहब 2.5 घंटे की फ्लाइट है, 2.75 घंटे की, इससे भी कम सर जी बिल्कुल इसी तरह। तो जनाब बाजवा को अगर बुलाया जाता इस किस्म के इवेंट में, तो एक ऐसी सूरत में जब पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी जनाब बाजवा के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मुझे 100% यकीन है, यानी जिस तरह साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, अगरचे वो एक डिक्टेटर थे, अगरचे उन्होंने एक हुकूमत पर शब खून मारा था, नून लीग की हुकूमत गैर मकबूल थी, गैर आईनी इकदाम कर रही थी, लेकिन फिर भी किसी आर्मी चीफ का ये आईनी अख्तियार नहीं है कि वो किसी हुकूमत को रुखसत करके बादशाह लगा दे। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ना उसके बावजूद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ फौज के अंदर बहुत मकबूल थे, फौज के अंदर वो बहुत मकबूल थे, और आम लोगों में भी वो मकबूल थे। लेकिन जनाब बाजवा बहुत मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि ये फौज के अंदर भी इंतहाई गैर मकबूल। तो इसलिए ये क्या सराई की गई कि या तो वो आए नहीं है या फिर उनको बुलाया नहीं गया, लेकिन बहरहाल ये तय है कि फिलहाल वो पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, वो परवेज मुशर्रफ तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी भी उनको अभी भी राय साहब उनको लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी, और जो उन्होंने इंडिया वाला जो एपिसोड हुए बहुत दफा उनकी गुफ्तगू का जो मामला थे वो भी बड़े ऑब्वियसली एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। पॉलिसी अच्छी भी हो तो जो बेसिक चीज है वो तो गलत है कि किसी हुकूमत को आप टॉप वो तो आइन सर आइन शिकनी हुई, आइन तोड़ा, और हम तो हमेशा कहते रहेंगे, हमने तो सर उस दौर में हाथ भी तोड़वाए हैं, हमारे भी खाई राय साहब, आंसू गैस के शेल भी बर्दाश्त किए, और हमारे ऊपर तो कहर पुलिस जो है वो जैसा तोड़ती रही, डंडे बरसाती रही। तो हमने तो वो टाइम भी बड़ा 2007 में देखा, क्या कुछ नहीं हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर सहाफियों से, वकुला के साथ। अब एक और बड़ा काम हो रहा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से जुड़ा एक जाती वाकया भी सुना दूं कि जिस वक्त इनके खिलाफ वो वकुला तहरीक चल रही थी, तो मैं उस वक्त जियो न्यूज़ में काम कर रहा था दुबई मीडिया सिटी में, और उसकी बेसिक मेरी जो पोस्टिंग थी वो इस्लामाबाद थी, लेकिन बाद में मैं दुबई मीडिया सिटी चला गया। लेकिन जिस वक्त ये कैंपेन चल रही थी अदलिया तहरीक, तो उन दिनों में मैं जियो न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस में काम कर रहा था, और उस वक्त वकुला तहरीक जब डी चौक पहुंची तो हम उसकी कवरेज कर रहे थे, और पुलिस के जत्थे जो हैं वो हमारे ऑफिस के अंदर आ गए, और वहाँ पे हम सब सहाफ़ियों को आप ये कह लें कि पुलिस के साथ एक तसादुम की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बड़ा तशद्दुद भी किया, और फिर जवाब में जो सहाफ़ी अपने कलम के जरिए कर सकते हैं वो किया भी गया, और बाद में याद है वो फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने माफ़ी वगैरह भी मांगी। लेकिन ये अकरम दुरानी साहब पहुंचे मौके पर, और मुझे अच्छी तरह याद है जियो के ऑफिस के शीशे तोड़े गए थे। जी बिल्कुल साहब, एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरल बाजवा जो है ना वो छाए हुए हैं, वैसे नहीं छाए लेकिन ये खबरों में छाए हुए हैं
और अब इनके हवाले से ना कुछ इंकशाफात किए जा रहे हैं। जनरल बाजवा, जैसा आपने कहा ना कि इन्होंने ये जो मेहनत है, ये जो नाम है, बड़ी मेहनत से बदनामी जो है वो हासिल की है। और अब ये सवाल हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कि इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से और जिस तरह से इनकी एक्सटेंशन के मामलात हैं, इनके ऊपर सवाल किया जा रहा है। आज एक प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह से ये सवाल हुआ, क्योंकि राय साहब 3 लोग हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ एंड मलिक अहमद खान, जिनके इर्द गिर्द ये अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन का मामला जो है घूम रहा है। अब इनसे ये सवाल हुआ तो इन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर है वो मैं समझता हूं कि बड़ा ही रिस्पेक्टफुल और बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल और इन अकॉर्डेंस टू लॉ होना चाहिए। अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी झोल है तो इसको डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वही कमांड है जिस कमांड के हुक्म पर लोग अपनी जान तक कुर्बान करते हैं। राय साहब, हमारे बच्चे 22-22 साल के, 25-25 साल के इस वतन अजीज पर कुर्बान हो रहे हैं और ये उस कमांड का जिक्र किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अगर आप इसको इस अंदाज में एनालाइज करेंगे तो फिर इसका एक इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा। क्या फिर इससे मुल्क मुतासिर नहीं होगा? मामला ये है कि इन लोगों का जो किरदार रहा वो इनका इनफरादी किरदार था। अगर कुछ ऐसी चीजें की हैं जो इनका मनसब इजाजत नहीं देता, ना इनसे मनसब के शान शान था, तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर उनको इस अमल से अलहदा करके डिस्कस किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें ये इस वक्त अगर हुई हैं तो ठीक है, इसके मुताबिक, और वो इस इंक्वायरी के अमल में ये देखेंगे कि कौन सी वो चीजें थी जो इदारे के अंदर किसी किस्म की डिस्टेबिलिटी या कोई खराबी पैदा करने के लिए की गई। तो इसके मुतल्लिक मेरा ख्याल है कि वो इससे बच नहीं सकेंगे। और इनको एक्सटेंशन देने में क्योंकि इसका इसी प्रोग्राम में राय साहब जो उनके सामने चलाया गया, एक क्लिप था ख्वाजा आसिफ का, और उन्होंने क्या कहा कि बोथ द जेंटलमैन मरहून मिन्नत थे जनरल एजाज के। और उन्होंने बताया कि यानी जनरल एजाज साहब के ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब से 1980s के अंदर, और उस वक्त से जब वो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल बेग के, और वो मेरे सामने बैठे हुए थे। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, तो बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाया है उनके ससुर साहब ने, ये दोबारा उन्होंने कहा है। तो राय साहब, हर शख्स को दुआ करनी चाहिए कि उनका जो ससुर है वो बाजवा के ससुर जैसा हो। इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर ससुर साहब जो हैं वो सिफारिशें कर रहे हैं, तो आइन कहां गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया, जिसका ये सारे लोग कहते हैं सहूलतकार तो ये थे प्रोजेक्ट बाजवा। राय साहब, ये पहली दफा लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बाजवा तो नवाज शरीफ का था, और ये सहूलतकारी बाजवा साहब से लेते रहे और सहूलतकारी करते रहे। और फिर ये बात यहां नहीं खत्म होती, ये प्रोजेक्ट बाजवा जो मैं कह रहा हूं ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि राय साहब इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने चार्जशीट पेश की नवाज शरीफ के खिलाफ, ये जनरल बाजवा के खिलाफ। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर कि जनरल साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा। इन्होंने फैज हमीद से तो हिसाब ले लिया, लेकिन जनरल बाजवा से हिसाब नहीं लिया, बल्कि एक और एक्सटेंशन उन्हें तोहफे में दे दी गई। राणा साहब के पास इसका जवाब नहीं था, और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा यार आप क्यों ये बातें ऐसी उधेड़ रहे हैं, इनका कुछ नहीं निकलना, और इसको इसी तरह रहने दें, आगे बढ़े। देखें आशफी साहब, एक तो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने में जो उन्होंने लॉबिंग वगैरह की वो तो एक अलग चीज़ है। चले जनरल बाजवा आर्मी चीफ बन गए, लेकिन क्या उनका ये कोई आईनी हक था कि जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद उनकी आर्मी चीफ की पोजीशन से वो माली मराहत भी उठाएं, कारोबारी मराहत भी लें? क्योंकि अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनवाने के चक्कर में उन्होंने इस्लामाबाद में अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटीज़ में मोहल्लात नुमा घर भी ले लिए। उसके बाद उनको किसने ये आईनी हक दिया था कि वो जनरल बाजवा का पैगाम लेके ख्वाजा आसिफ के पास जाएं और ये कहें कि पहले मरले में जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत आप ले लें, दूसरे मरले में वफाक में हुकूमत ले लें, और इसके बदले आप जनरल बाजवा को क्या देंगे? तो अगर कोई आइडियल केस है कोर्ट मार्शल के लिए जनरल फैज़ हमीद से भी ज़्यादा स्ट्रांग, जनरल फैज़ हमीद का अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं, तो ये एग्जाम्पल ज़रूर सेट होनी चाहिए। लेकिन इनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग केस जो है ये है जनरल बाजवा के ससुर का एक ISI चीफ, एक DG ISI, उनका कोर्ट मार्शल करना, चाहे वो साबिक DG ISI हो। ये फिर भी कोई भी फौज, खास तौर पर पाकिस्तानी फौज, जिस तरह का एक निज़ाम है कि फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हमें कभी देखने या सुनने को मिलती हैं, तो ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। लेकिन जनरल बाजवा के ससुर जो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनके खिलाफ तो हर सूरत में
ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मेरिट देखा जाए तो उस मेरिट के तहत जो है वो जनाब बाजवा के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए। अगेन, अगर अभी अभी मौजूदा रजीम के अंदर अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, तो ये कोई बहुत अरसा नहीं लग सकता कि आर्मी चीफ, कोई भी आर्मी चीफ हो तो उनकी नजर से वो पोशीदा रहे। तो ये सब कुछ जो जनाब फैज हमीद कर रहे थे, ये 100% इनकी आशीर्वाद से कर रहे थे। कैप्टन सफदर भी इस बात की गवाही दे चुके हैं कि दोनों के जो सुसर हैं, दोनों के वो भी बड़े करीबी दोस्त थे। यानी एक आप कह लें कि मुश्तरका गठजोड़ था फवायद उठाने का। तो आर्मी चीफ की पोजीशन को जितनी बेदर्दी से जनाब बाजवा ने इस्तेमाल किया है, इतनी बेदर्दी से तो शायद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अपने समधी को भी अरबपति कर दिया, खुद भी मुबैना तौर पर अब अरबपति हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं एक सवाल, मैं हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एक सवाल रहा सब, ये सवाल ना हर बंदे के ज़हन में है। ख्वाजा आसिफ को लॉन्च किसने किया है? राना साहब कुछ और बात करते हैं, ख्वाजा साहब कुछ और करते हैं, मलिक अहमद खान आकर जो हेलीकॉप्टर के झूठे लेते रहे उन्हें जस्टिफाई करते हैं। आपको क्या लगता है कि नून लीग क्या कर रही है? ये अपने ऊपर से ये दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई सुसर था और पुराने ताल्लुकात थे और हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, या फिर ख्वाजा साहब को ताने मिलते हैं कि तुसी लेके आए सी, या कोई और मामला है इसके अंदर? क्योंकि ख्वाजा आसिफ को क्या पड़ी है कि वो इतना सच बोलना शुरू कर दे जिसका असर नवाज शरीफ साहब पे पड़ रहा है। नवाज शरीफ की सियासत सिफर हो रही है, पहले एक सिफर थी, अब माइनस में जा रही है। और नून लीग का बयानिया कि यहां पर आइन और कानून की कोई बात नहीं होती। आज मैं नवाज शरीफ को सुन रहा था और ये जो तकरीर इन्होंने की, तकरीर नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लाइव नहीं दिखाया गया, कोई सहाफी मुझे नजर नहीं आया, कोई माइक नजर नहीं आया। पता ये चला कि फीड आ रही है राय साहब, जिस तरह फीड आपकी इस्लामाबाद से आती थी न्यूज रूम में, मुझे आप कॉल करते थे कि फलां बंदे को आप कट कर लें, इस तरह फीड आ रही है और उसे आप लाइव दिखा दें। उस फीड के अंदर नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेटी को साथ बिठाया और साथ बिठाने के बाद वो ये कहते रहे कि 2017 में अगर हमारी हुकूमत को ना भेजा जाता और ये तोहफा इमरान खान देकर गया। राज साहब, ये तो इतने कमजोर लोग हैं, इनका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया और रोटी की कीमत कम करने में बेटी को शाबाश देते हैं जो साथ बैठी थी, यानी घर में सारी शाबाश जारी है। जेन्युइन क्वेश्चनिंग से घबराते हैं, तनकीद से घबराते हैं। तो इन हालात के अंदर ख्वाजा आसिफ का इस तरह से लॉन्च होना, और चूंकि तनकीद तो सारी की सारी इनके ऊपर हो रही है कि एक बंदा जो आपकी हुकूमत को गिराने में बकौल आपके मुलविस था, पाकिस्तान को तबाह करने में मुलविस था, सब कुछ उसने किया, आप उसको उसके सुसर के कहने पर लेकर आए। सर, मुझे तो मेरा ख्याल है कि उस सुसर से हम सबको मिलना चाहिए कि वो कितना पावरफुल इंसान होगा कि 1980s के घर के जो ताल्लुकात थे और गारंटीज भी दी जा रही हैं, सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, अपने दामाद के साथ नहीं खड़ा हूंगा। देखिए आशिफ साहब, एक आला शख्सियत के मुतल्लिक एक और खबर भी है, लेकिन क्विकली आपके सवाल का जवाब कि ख्वाजा आसिफ को किसने लॉन्च किया। ये शरीफ खानदान जो है, इसके मुतल्लिक सबको पता है कि ये ऊंट जितना कीना रखते हैं। मरियम नवाज भी, नवाज शरीफ भी, इन दोनों के मुतल्लिक पता है। तो बहरहाल ये जनाब बाजवा के खिलाफ तकरीरें तो करते रहे। ख्वाजा आसिफ को लॉन्च किया है खुद नवाज शरीफ ने, और वो चाहते ये हैं कि खुद सामने ना आए ताकि जनाब बाजवा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई का इम्कान पैदा हो तो जनाब बाजवा उनके राज ना खोल सकें। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब बाजवा के खिलाफ किसी न किसी तरीके से जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, इसके अंदर जनाब बाजवा को भी रगड़ा जाए, क्योंकि ये जनाब बाजवा के मुतल्लिक इससे पहले उनके खिलाफ तकरीरें भी करते रहे हैं और ये इनकी ज़ाती ख्वाहिश तो है। लेकिन अब इशू ये है कि अगर आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो ये एक नई एग्जाम्पल सेट हो जाएगी और शायद कोई भी आर्मी चीफ ये नहीं चाहेगा पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में जो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है 76 साल से कि किसी आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। तो लेकिन ये मैसेज जो है ये असल में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को पहुंचाए जा रहे हैं, और वैसे पूरी कौम का भी ये मैसेज है, खान साहब की भी डिमांड है, अवाम की डिमांड है, आइन पसंदों की डिमांड है, कानून पसंदों की डिमांड है कि जनाब बाजवा का कोर्ट मार्शल जो है ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा राज साहब, ये एक खबर आई और इस खबर में ये बताया गया कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन गिरफ्तारियों का
जो ताल्लुक था वो सहूलतकारी से जोड़ा गया, जेल के अंदर जो सहूलतकारी हो रही थी, और फिर उस हवाले से कुछ मजीद खबरें आई गिरफ्तारियों को लेकर। और इन गिरफ्तारियों के अंदर जो इब्तदाई खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चली है उसमें नाम लिए गए कि किस किस को गिरफ्तार किया गया है और इनमें कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं। और फिर इसके बाद ऐसा पता ये चला कि ये गिरफ्तारियां जो की गई हैं ये सिर्फ इस खबरों की हद तक थी, एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो जो फौज में गिरफ्तारियां हुई इसमें रिटायर्ड कर्नल अनायतुल्लाह के एडीसी समेत जनरल फैज के बरादर निस्बती रिटायर्ड मेजर काशिफ को गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये है कि कराची डिफेंस में वो सियासी मुलाकातें जो होती थी उसमें वो फैसिलिटेट करते थे। मेजर काशिफ सरकारी और निजी ठेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया करते थे। मेजर काशिफ फ्रंटमैन के तौर पर ओपन मार्केट में डेकिंग किया करते थे। इसके साथ साथ साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम के मामले में भी पेशरफ्त ये हुई है कि उनकी जो अहलिया हैं वो पहुंच गई हैं जी हाई कोर्ट पिंडी बेंच के अंदर। और फिर मोहम्मद अकरम की अहलिया ने 14 अगस्त को जो उनके शोहर को लापता किया गया उसके हवाले से बात की। अच्छा राय साहब, इसके अंदर खबर ये भी आई कि जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ इसमें साबिक आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में लिया गया और शाहिद बेग अक्टूबर 2022 पे रिटायर्ड हुए और इतलात के मुताबिक उस वक्त तक महकमा जेल के 7 हाजिर रिटायर्ड अफसरान तहवील और जेर तफ्तीश हैं। अच्छा, ये बात चल ही रही थी राय साहब, तो फिर एक वीडियो आई है और उसमें शाहिद सलीम साहब ने इन अपनी हिरासत की जो खबरों के हवाले से एक तो तरदीद की और एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। राय साहब, मैं चाहूंगा बताएं हमें कि असल में उस वीडियो में है क्या और शाहिद बेग साहब ने किन अल्फाज में पाकिस्तान की सहाफत को दोनों हाथों से सलूट किया। देखें आशफी साहब, एक तो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद इकराम है उनके मुतल्लिक ये पता चला है कि मुतलका थाने में उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त भी नहीं गई, कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई, किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। क्योंकि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको उस मुलजिम को अदालत के अंदर पेश करना होता है, लेकिन 48 घंटे से ज़ायद गुजर गए, उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है। और उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो खबरें छपी हैं उनमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उन्हें हसास इदारों ने गिरफ्तार किया उनकी रिहाइशगाह से। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, फ़ौज से जुड़े कुछ हसास इदारे जो मुमकिन तौर पर ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस या हो सकता है कि फ़ौज से जुड़े कोई और हसास इदारे हों जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया। तो अब इस पूरी सिचुएशन में जब उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा, इससे पहले तो ये खबर भी आई थी कि उनकी अहलिया ने अडियाला जेल के कंट्रोल रूम में कॉल करके ये कहा था कि चूंकि मेरे खावन का कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए अगर उनके वेयर अबाउट्स का ना बताया गया कि वो कहाँ हैं तो मैं खुद को आग लगा लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी। तो अब जो गई है उनकी बाजियाबी के लिए या उनका पता कराने के लिए एक दरख्वास्त जो गई है उसमें फिर ये इंकशाफ हुआ कि अब तक उनके खिलाफ मुतलका थाने में FIR या मुकदमे की दरख्वास्त भी नहीं गई। तो इसलिए ये पूरा मामला जो है ये थोड़ा मिस्टीरियस हो गया। उसके बाद चूँकि अडियाला जेल से जुड़े कई एहलकारों को अब हिरासत में लिया गया और ये बयानिया भी बनाया गया कि कुछ व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए खान साहब को व्हाट्सएप की सहूलत फराहम की गई थी। तो आज ये एक खबर आई कि जो साबिक IG जेल खाना जात है मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग, इनको हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। अगेन अल्फाज क्या थे, हसास इदारों ने, यानी पुलिस ने नहीं, हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये काफ़ी देर तमाम चैनल्स पर खबर चली है और बड़े क्रेडिबल जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये खबर दी है। लेकिन कुछ देर के बाद जो शाहिद सलीम बेग हैं उन्होंने फिर घर से एक वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर शेयर की और उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने हिरासत में नहीं लिया था, मैं अपने घर पर मौजूद हूँ, अभी मैं फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और फिर जिन चैनल ने ये खबर चलाई उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये है जर्द सहाफ़त। लेकिन ये जो चैनल जिन्होंने ये खबर चलाई है वो अब भी ज़राए से यही खबर दे रहे हैं कि इनको हसास इदारों ने हिरासत में लिया था
और कुछ हल्के तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो आपके हसास इदारे हैं उन्होंने इनसे तहकीकात भी की हैं और इमरान खान साहब से जो एक मुमकिना ताल्लुक या मुबैना ताल्लुक जो है उसके मुतल्लिक तहकीकात की गई, लेकिन जब कोई शवाहिद नहीं मिले तो उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। ये मेरी खबर नहीं है, ये कुछ हल्कों का दावा है। अब इसमें अहम बात ये भी है कि शाहिद सलीम बेग जो हैं ये 5 साल आईजी जेल खाना जात रहे, लेकिन इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो ये उससे पहले रिटायर हो चुके थे, सुबकदोश हो चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जिस किस्म की हैपनिंग्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं तो मुमकिन तो चलो बच गए, हम कहेंगे पहले रिटायर हो गए, बच गए, नहीं तो इनको भी उठा लेना था। जी, कोशिश तो पूरी हो सकता है की गई हो कि कोई ना कोई कनेक्शन निकाल दिया जाए इमरान खान साहब के मुतल्लिक को नया बयानिया बनाने के लिए, लेकिन ये बयानिया जो है फिलहाल नहीं बन सका। अच्छा भाई साहब, एक और भी खबर है, और पाकिस्तान के अंदर जो जहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके साथ साथ काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद है। अच्छा, काजी साहब के हवाले से राय साहब, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या कहा गया, पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी गई कि चीफ जस्टिस अपने आप को उन तमाम केसेस से हटा दें, यानी अलग कर लें बेंचेस से जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो उनके केसेस हों। अच्छा, अब ये दरखास्त है साहब, जुल्म ये हुआ है कि रजिस्ट्रार साहब ने ली नहीं और उन्होंने कहा कि आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएं। दरखास्त लेने से इनकार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 50 साल से यहां की खाक छान रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दरखास्त ना ली जाए। काजी फायज ईसा ने इमरान खान के साथ जाती दुश्मनी कर ली है, इसलिए अब हमने फैसला कर लिया कि बस बहुत हो गया। और बैरिस्टर गौहर ने जो अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी राय साहब, उसका हवाला दिया कि मेरिट से इनका जो केस है, यानी मेरिट पर इन्होंने मेरिट से हटकर एक ऑब्जर्वेशन दी, जो केस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने ना हो, आप किस तरह से उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और अब जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये केस बन चुका है और अब तहरीक इंसाफ काजी साहब के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक चलाने जा रहे हैं और चलनी भी चाहिए राय साहब। काजी साहब को कुर्सी से पहले ही उतर जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये तोहफे बांट रहे हैं और इस उम्मीद पे कि शायद कोई तोहफा जो है इसके बदले में इनको भी दे दिया जाए, क्योंकि खबर राय साहब ये आ रही है कि इन्होंने एक और केस के अंदर, यानी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है वहां पर भी मर्जी का बेंच बना दिया। मैं क्विकली बता दूं कि वहां पे हुआ क्या है राय साहब। ये जो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में एक नशिस्त है, इसे कम करने का वाज़ेह और कवी इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। हमने जो पहले फैसले देखे उसके मुताबिक NA 97 तांदियावाला में रीकाउंटिंग का केस है और समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल हैं। अब ये जज कौन से राय साहब, एक तो अमीनुद्दीन और नईम अख्तर दोनों वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट लिखा, हुकूमत और अपोजिशन को जवाब फराहम किया कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती। और इसके साथ साथ राज साहब नईम अख्तर अफगान को हाई कोर्ट बलूचिस्तान से काजी साहब सुप्रीम कोर्ट लाए और इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस इब्राहिम ने काजी साहब के नाम में खत भी लिखा, आपको याद होगा। और इससे पहले जो 3 नशिस्तों की रीकाउंटिंग वाला केस है, इसमें भी चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उन्होंने इसको दुरुस्त करार दिया, जबकि अकील अब्बासी साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा। और अब अगले हफ्ते राय साहब 3 रुकनी बेंच जिनमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतरमिल्ला मौजूद हैं, लेकिन रीकाउंटिंग का केस 2 रुकनी बेंच के पास लगा हुआ है। अब इस बेंच की फॉर्मेशन क्या होगी, जानिबदार और एक नशिस्त मजीद नून लीग को देने की राय साहब तैयारी कर ली गई। और फिर ये जो लाहौर वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला, ये भी अब काजी साहब जो है इसकी ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। यानी हर तरफ से तोहफे ही तोहफे बांटे जा रहे हैं। अपने फेयरवेल से पहले काजी साहब ये तोहफे बांट रहे हैं। अब ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।